नवपाषाण काल। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नवपाषाण काल की। वेलकम टू माय चैनल वर्चुअल इंडो पाठशाला। मेरा नाम है सुमन कदमवाल। आई एम योर हिस्ट्री ट्यूटर। मेरी क्लास का थर्ड पार्ट है पाषाण काल का। इससे पहले जो मेरी क्लासेस रही हैं उसमें पाषाण काल के 2 पार्ट्स का डिस्कशन हो चुका है, क्योंकि हमने अभी पाषाण काल के चैप्टर चल रहे हैं। मेरा चैप्टर 3 है ये। और अगर आप नवपाषाण काल के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो आपको पहले मेरी लास्ट क्लासेस देखनी होंगी, क्योंकि उसमें पाषाण काल की शुरुआत, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को बहुत अच्छे से, यहाँ तक कि पृथ्वी के उद्भव और मानव के विकास को भी बहुत अच्छे से समझाया गया है। और उसके बाद जब आप नवपाषाण काल को समझेंगे तो आपके माइंड में बहुत अच्छे से फीड हो जाएगा। चलिए आज हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। सबसे पहले मैं आपको बेसिक नॉलेज दे दूं नवपाषाण काल के बारे में कि नवपाषाण काल इसे क्यों कहा गया। इसे नवपाषाण काल इसलिए कहा गया क्योंकि जब नवपाषाण काल आया उस समय तक मानव को आग की खोज हो चुकी थी, उसे कृषि करने का ज्ञान हो चुका था, उसे चाक का ज्ञान हो चुका था, उसे कलर की कपास उगाने का ज्ञान हो चुका था। तो इसलिए, क्योंकि तरक्की हो रही थी, आधुनिकीकरण हो रहा था, तो इसलिए से बोला गया नवपाषाण काल। अब आप में से बहुत कम बच्चों को ये पता होगा कि मनुष्य ने खेती करने की ज्ञान उसे कैसे हुआ। तो आज मैं उसके बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी कि मनुष्य को खेती का ज्ञान स्टार्टिंग में कैसे हुआ। अब जब आदि मानव थे वो खाना बदोश की ज़िंदगी जिया करते थे, इधर उधर घूमा करते थे, कंदमूल खाते थे, शिकार करते थे। तो ऐसे जंगल में घूमते हुए उन्होंने देखा कि कुछ छोटे छोटे पौधे हैं जिनमें कुछ दाना टाइप उगा हुआ है, और हवा चली, वो दाने इधर उधर दूर दूर फैल गए धरती पर। कुछ दिन बाद बारिश हुई तो सेम जो पौधे उन्होंने देखे थे छोटे छोटे, वो वहां भी उग चुके थे जहां जहां वो दाने गिरे थे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये दाने गिरे हैं, यहाँ पर पानी डला है, तो ये धरती से उगे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो हम भी उगा सकते हैं। उन्होंने फिर जो छोटे छोटे पौधे ऑलरेडी उगे हुए थे उनको 10-10, 15-15 ऐसे उनको बांधना शुरू किया, जिससे एक दूसरे की पकड़ से हवा से ये दाने इधर उधर ना जाएं। इस तरीके से उन्होंने खेती करना सीखा। तो उन्होंने फिर उसमें से वो दाने निकाले, उनको उनका का आटा बनाया, उनको पकाकर खाया। तो फिर इस तरीके से वो खेती करने लगा। यहाँ से खेती की शुरुआत होती है। जब अब स्थायी जीवन की शुरुआत कैसे हुई? स्थायी जीवन की शुरुआत ऐसे हुई जब उन्हें खेती करनी पड़ी, तो उन्हें एक जगह टिक कर रहना पड़ा। एक जगह टिक कर रहने के लिए, क्योंकि खेती का प्रोसेस 1-2 दिन का तो होता नहीं है, उसके लिए मनुष्य को वहाँ पर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने टिक कर रहना पड़ा। तो इस तरीके से गाँव की शुरुआत हुई। अब एक जगह रहने के लिए तो उसे घर बनाने पड़ेंगे, उसने झोपड़ियाँ बनानी शुरू की। इस तरीके से स्थायी जीवन की शुरुआत हुई, गाँव की शुरुआत हुई, कबीलों की शुरुआत हुई। फिर उसने ऐसे धीरे धीरे पहले अनाज उगाना शुरू किया, फिर उसने कपास उगाना शुरू किया। तो फिर उससे क्या हुआ, मनुष्य ने कपड़े बनाने शुरू कर दिए। इस तरीके से ही पहिए का आविष्कार हुआ। तो उस पहिए के थ्रू उसने चाक का आविष्कार कर दिया। फिर बर्तन बनने लगे मिट्टी के। इस तरीके से मानव विकास करने लगा और इस समय को नवपाषाण काल का नाम दे दिया गया। आइए अब हम बात करते हैं, अपनी स्लाइड पे आते हैं, जो यहाँ पर मेन पॉइंट्स लिखे हैं नवपाषाण काल के बारे में, उनको डिस्कस करते हैं। विश्व में नवपाषाण काल 9000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, लेकिन इंडिया में नवपाषाण का आरंभ 4000 ईसा पूर्व मानी जाती है। यहाँ पर ईसा होना चाहिए, यहाँ पे गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, ईशा लिखा हुआ है। ओके, इसके लिए सॉरी। तो नवपाषाण काल की शुरुआत कब हुई? 9000 ईसा पूर्व। इस काल को नवपाषाण काल का नाम गार्डन चाइल्ड ने दिया था। गार्डन चाइल्ड थे, खोजकर्ता थे। उन्होंने इस काल को नवपाषाण काल दिया क्योंकि यहाँ पर उन्नति हो रही थी, तो उन्होंने इस काल को दिया नवपाषाण काल। इस काल में कृषि का कार्य और लोगों का स्थायी रूप से रहने की शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए इसे क्या बोला गया? नवपाषाण काल। इस काल में पाषाण उपकरण भी
अपनी विकसित अवस्था में आ चुके थे। वे अधिक छोटे आकार के और नुकीले बनाए जाने लगे थे। अब जब वो खेती करेंगे तो खेती के लिए भी तो औजारों की आवश्यकता होगी। खेती के लिए औजारों की आवश्यकता नहीं और उसे आधुनिकीकरण के लिए उकसाया। उसने अपने औजारों में नुकीलापन लेके आया, हंसिया बनाई, कुदाल बनाए और लकड़ी के फावड़े बनाए, पत्थर के फावड़े बनाने शुरू किए उसने, जिससे मिट्टी को उसने खोदा। उसके बाद खेती करनी शुरू की। भारत में पहली नवपाषाण कालीन बस्ती थी मेहरगढ़, जिसका समय काल था 7000 ईसा पूर्व बताया गया है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से कृषि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व है, ओके। और मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पहली नवपाषाण कालीन बस्ती है मेहरगढ़। इसको आप जरूर याद रखें कि भारत की पहली नवपाषाण संस्कृति कौन सी है, वो है मेहरगढ़, ओके। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं: आग की खोज, पशुपालन की जानकारी, कृषि एवं खाद्य उत्पादन, स्थिर ग्रामीण जीवन की शुरुआत, मिट्टी के बर्तनों को बनाने की शुरुआत, ये सब नवपाषाण काल में शुरू हो चुका था। आग की खोज, पशुपालन की जानकारी, कृषि एवं खाद्य का उत्पादन, स्थिर ग्रामीण जीवन की शुरुआत, मिट्टी के बर्तनों को बनाने की शुरुआत। भारत की नवपाषाण कालीन संस्कृति को 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है उत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति। और नवपाषाण संस्कृति जहाँ जहाँ फैली हुई थी उनको क्या किया वैज्ञानिकों ने, इतिहासकारों ने 6 भागों में बांट दिया। उत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति, आगे अभी हम पहले उत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति की बात करेंगे। उत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति, इस संस्कृति को बुर्जहोम संस्कृति भी कहते हैं। बुर्जहोम मेन है उत्तर भारत की संस्कृति का। नेक्स्ट, बुर्जहोम। अब इसके बारे में आपको बताते हैं। श्रीनगर, बुर्जहोम कहाँ पर है? बुर्जहोम है श्रीनगर में। बुर्जहोम में अभी तक 16 मानव आवास मिले हैं। कितने मानव आवास मिले हैं? 16। बुर्जहोम में कुत्ते और साकिन की हड्डियां विधिवत दफनाई हुई मिलती हैं। बुर्जहोम से धनुष बाण से शिकार करने के भी साक्ष्य मिलते हैं। अब देखा कितना ज्यादा विकसित हो चुका था उस टाइम पे मानव कि धनुष बाण तक बनने लगे थे और शिकार किया जाता था उनसे, ओके। पशुओं में मुर्गों को भी पालतू बनाया जाता था। बुर्जहोम के लोग अपरिष्कृत धूसर मृत भांडों का इस्तेमाल करते थे। बुर्जहोम से एक घड़ा मिला है जिसकी गर्दन बोतल जैसी है। ये थी बुर्जहोम की जानकारी। क्या क्या थी? 16 गर्द मानव निवास मिले हैं। कुत्ते साकिया की हड्डियां विधिवत दफनाई हुई मिली हैं। बुर्जहोम में धनुष और बाण जो शिकार के लिए इस्तेमाल होते थे मिले हैं। पशुओं में मुर्गों की पालतू बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम के लोग अपरिष्कृत धूसर मृत भांडों का इस्तेमाल करते थे। कौन से मृत भांडों का इस्तेमाल करते थे? अपरिष्कृत धूसर मृत भांडों का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बुर्जहोम से एक घड़ा मिला है जिसकी गर्दन बोतल जैसी है। बुर्जहोम में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के साथ उनकी कब्रों में दफनाए जाते थे। गड्ढों वाले घरों में रहना तथा मालिक के साथ कुत्तों के दफनाए जाने की प्रथा भारत में अन्य किसी नवपाषाण युगीन बस्ती में नहीं मिली हैं। जितनी भी नवपाषाण युगीन बस्तियां मिली हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत में श्रीनगर में स्थापित जो बुर्जहोम जगह है वहां पर ही गड्ढों वाले घर मिले हैं, गर्त निवास बोलते हैं जिनको, और जो उनके मालिकों के साथ कब्र में कुत्तों को दफनाए जाने की प्रथा मिली है केवल और केवल बुर्जहोम में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल है जहां से गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं या जहां से मालिक के साथ कुत्तों को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो हमें आंसर करना होगा बुर्जहोम। नेक्स्ट है गुफकराल। गुफकराल भी हमारा उत्तर भारत का ही है। यहाँ से कुल्हाड़ियाँ, पाषाण वलय तथा सील मिले हैं। भेड़ें और बकरियां भी अभी तक पालतू पशु थी। गुफकराल में अभी तक
शवाधान के प्रमाण नहीं मिले हैं। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि गुप्त कराल में अभी तक शवाधान के प्रमाण नहीं मिले हैं। गुप्त कराल से चंदूदड़ों की तरह एक तांबे की टीन मिली है। चंदूदड़ों में तांबे की टीन मिली है हड़प्पा कालीन, तो वहां पे क्या है, गुप्त कराल से भी सेम ऐसी एक तांबे की टीन मिली है गुप्त कराल से। विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण कालीन संस्कृति, अब अभी तक हमने बात की थी उत्तर भारत की। अब जो दूसरा स्थल है, 6 भागों में बांटा है नवपाषाण कालीन स्थलों को इतिहासकारों ने, खोजकर्ताओं ने। अब सेकंड जो है वो है विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण कालीन संस्कृति, जो कहाँ पर है, इलाहाबाद जिले में बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। कोल्डी हवा, महगड़ा, पंचोह, कोल्डी हवा, महगड़ा एंड पंचोह। कोल्डी हवा से नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्र और लोह कालीन संस्कृति के अवशेष भी मिलते हैं। कोल्डी हवा से हमें क्या क्या मिलता है, एक तो नवपाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष, दूसरा जो आगे आएगा ताम्रपाषाण, उससे भी आगे आएगा लोह कालीन संस्कृति के तीनों संस्कृतियों के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं, हमें मिले कोल्डी हवा से। यहाँ से धान की खेती किए जाने का प्राचीन प्रमाण 7000 से 6000 ईसा पूर्व मिला है। इलाहाबाद जिले में बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित कौन कौन से स्थल थे, कोल्डी हवा था, महगड़ा था, पंचोह थे। कोल्डी हवा से हमें तीनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं और यहाँ से धान की खेती किए जाने का प्राचीन प्रमाण भी मिला है, जो 7000 से 6000 ईसा पूर्व था। कितना था, 7000 से 6000 ईसा पूर्व। कोल्डी हवा से जो धान की किस्म मिली है वो है ओराइजा सत्ताईवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा कुछ पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए कि किस जो धान मिला था कोल्डी हवा से वो किस किस्म का था, वो था ओराइजा सत्ताईवा का। मिट्टी के बर्तनों के ठीकरे पर धान के दाने, भूसी और पुआस चिपके हुए मिले हैं। भूसी मिली है, धान के दाने मिले हैं बर्तन के ठीकरे पर, कहाँ से मिले हैं, कोल्डी हवा से। अब जो इलाहाबाद क्षेत्र के 2 स्थल हैं वो है महगड़ा और पंचोह। ये केवल नवपाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। हमारे 3 स्थल है इलाहाबाद के, कोल्डी हवा, महगड़ा, पंचोह। लेकिन कोल्डी हवा से हमें किस किस के अवशेष मिले हैं, एक तो नवपाषाण काल के, ताम्रपाषाण काल के और लोहपाषाण काल के। लेकिन जो महगड़ा पंचोह है, यहाँ से केवल और केवल नवपाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। यहाँ के उपकरणों से पत्थर की कुल्हाड़ियां तथा हथौड़ी, छेनी, बसूले मिले हैं। हथौड़ी मिली है, छेनी मिली है, बसूले मिले हैं। यहाँ पर गोलाकार झोपड़ियां, एक विशिष्ट बर्तन पर रस्सी की छाप, खुरदरे तथा चमकीले बर्तन, भेड़, बकरी तथा सुअर की हड्डी मिली है। यहाँ पर जो हमारे महगड़ा पंचोह है वहां से हमें गोलाकार झोपड़ियां मिली हैं, एक विशिष्ट बर्तन पर रस्सी की छाप मिली है, खुरदरे चमकीले बर्तन मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि खुरदरे चमकीले बर्तन हमें कहाँ से मिले हैं, खुरदरे चमकीले बर्तन हमें मिले हैं महगड़ा पंचोह से। भेड़, बकरी तथा सुअर की हड्डियां भी मिली हैं। अब आ जाते हैं दक्षिण भारत के नवपाषाण कालीन संस्कृति। दक्षिण भारत से ही सर्वप्रथम नवपाषाण कालीन औबदार पत्थर के उपकरण सन 1842 में कर्नाटक के लिंगसिंगूर नामक पुरा स्थल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, कर्नाटक के लिंगसिंगूर नामक पुरा स्थल से मिले हैं। उतनूर के राग के टीले से पशुओं के खुरों के निशान मिले हैं। एक ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राग के टीले पर से खुरों के निशान कौन सी जगह से मिले हैं, वो है उतनूर। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे रही हूँ क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैंने उस टाइप के इसमें नोट्स में डाले हैं, और जिसे मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलती हूँ तो उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। फोकस आपको पूरी स्लाइड पर करना है, पूरी पीपीटी पर करना है, लेकिन जिन्हें मैं ज़्यादा फोकस देके बोलती हूँ उन पर और भी ज़्यादा करना है। नागार्जुन कोंडा में आवास क्षेत्र के बाहर कब्रिस्तान मिला है कि जहाँ पर लोग रहते थे उससे बाहर कब्रिस्तान बनाया हुआ था, और ये कहाँ से मिला है हमें, नागार्जुन कोंडा से। यहाँ 3 प्रकार की अंत्येष्टि क्रियाएं प्रचलित थी, विस्तीर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान, अस्थि कलश। मतलब विस्तीर्ण हो गया मतलब पूर्ण शवाधान कर देना उन्हें, और आंशिक शवाधान हो गया, और अस्थि कलश की कलश में रखी हड्डियां और उनको ताप दिया,
इस तरह के 3 तरह के यहाँ पे समाधान मिले हैं साउथ की तरफ। यहाँ के लोग बांस बल्ली से निर्मित गोलाकार अथवा अंडाकार झोपड़ियाँ बनाते थे। यहाँ की क्या थी विशेषता? यहाँ की विशेषता ये थी, यहाँ के लोग क्या थे, बांस बल्ली से निर्मित गोलाकार अथवा अंडाकार झोपड़ियाँ बनाते थे। प्रमुख नवपाषाणकालीन पुरा स्थल। अब बात करते हैं प्रमुख नवपाषाणकालीन पुरा स्थल कहाँ की? साउथ की। कर्नाटक में सगनकल्लू, नारसीपुर, कूपगल, पीकलीहल, मास्की, कोडेगल, ये साउथ में है कर्नाटक, वहाँ से नवपाषाणकालीन स्थल है, ये आपको जरूर याद करने होंगे। आंध्र प्रदेश में मिला है हमारा उतनूर, नागार्जुनकोंडा, पलवोए, सिंगलपल्ली। तमिलनाडु में है पेयमपल्ली। अब आ जाते हैं मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणकालीन संस्कृति। अब इसकी बात करते हैं। मध्य गंगा घाटी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल उत्तरी बिहार के सरन जिले में स्थित था। उत्तरी बिहार के कहां पर था? सरन जिले में स्थित था। के.सी. श्रीवास्तव ने बिहार के छपरा जिले में चिरांद को स्थित बताया है। किसने बताया? चिरांद के बारे में जिक्र किसने किया है? हमारे के.सी. श्रीवास्तव जी ने। यहाँ से ताम्रपाषाण के साथ साथ नवपाषाणकालीन अवशेष भी मिले हैं। यहाँ से जो है चिरांद जो है वहाँ से हमें किसके मिले? ताम्रपाषाणिक और नवपाषाणिक दोनों के अवशेष मिले हैं। ऐसे हमने कोल्डी हवा की बात की थी, वहाँ से हमें नवपाषाणिक, ताम्रपाषाणिक एवं लोह पाषाणिक अवशेष, लोहकालीन अवशेष मिले हैं। उसी प्रकार से हमें चिरांद से दो काल के अवशेष मिले हैं, एक ताम्रपाषाण के और एक नवपाषाण के। यानी इस जगह पर 2 संस्कृतियां फली फूली थी, एक नवपाषाणकालीन, एक ताम्रपाषाणकालीन। चिरांद की नवपाषाणकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या थी? यहाँ से हड्डी श्रृंग पर बने हुए उपकरण मिले हैं। हड्डी सबसे ज्यादा जो हड्डियों के और सींगों के बने हुए जो औजार मिले हैं ना, उपकरण जो मिले हैं, वो हमें चिरांद से मिले हैं। ये चिरांद की स्पेशलिटी थी। ये जरूर ये अलग बनाता है खुद को, जैसे बुर्ज होम था खुद को अलग बनाता है गर्त निवास वगैरह की वजह से, वो केवल वहीं से मिले हैं। कुत्ते दफनाए जाते थे मालिकों के साथ, उसी प्रकार से चिरांद को इसके जो हड्डी और सींगों से बने उपकरण है इसको अलग करते हैं, क्योंकि ये कहीं और से नहीं मिले हैं। अनाज, चिरांद से अनाज क्या मिला है? धान, मूंग, जौ, मसूर आदि। धान मिला है, चावल मिले हैं, मूंग मिली है, जौ मिली है, मसूर मिली है, आदि मिली है। के चलते नेक्स्ट स्लाइड पर। मध्य पूर्व नवपाषाणकालीन संस्कृति। मध्य पूर्व की अभी नवपाषाणकालीन संस्कृतियां हैं। बिहार के सॉरी चेंज हो गई स्लाइड। बिहार की सिंहभूमि जिले में स्थित बीरूडीह से, कहां से मिला है? बीरूडीह से सलेटी तथा काले रंग के मृदभांड भी प्रकाश में आए हैं। सलेटी और काले रंग के मृदभांड कहाँ से मिले हैं? हमें मिले हैं बीरूडीह से। बिहार का सिंहभूमि जिला है में उसके भी अंदर स्थित है बीरूडीह, जहां से हमें सलेटी तथा काले रंग के मृदभांड प्रकाश में आए हैं। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित कुचाई से पोलिशदार प्रस्तर कुल्हाड़ी प्राप्त की गई है। उड़ीसा में स्थित है मयूरभंज। मयूरभंज जिले में भी स्थित है कुचाई, जहां से हमें क्या मिला है? पोलिशदार प्रस्तर कुल्हाड़ियां मिली हैं। बीरूडीह से पशुओं की टूटी व खंडित हड्डियां मिली हैं। बीरूडीह से ही हमें क्या मिला है? पशुओं की टूटी हुई खंडित हड्डियां। ये थी मध्य पूर्वपाषाणकालीन संस्कृति। अब नेक्स्ट है हमारा पूर्वोत्तर भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति। इस क्षेत्र में नवपाषाणकालीन संस्कृति की खोज सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में जॉन लुबक ने ब्रह्मपुत्र घाटी से की थी। इस क्षेत्र की किसने की थी खोज? इसकी खोज की थी 1867 में जॉन लुबक नामक खोजकर्ता थे, उन्होंने की थी। ब्रह्मपुत्र घाटी से की थी। कहां से की थी? ब्रह्मपुत्र घाटी। यहाँ के प्रमुख पुरास्थल दोजली, हैडिंग, सरुतरु तथा मरकडोला। यहाँ के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? दोजली, हैडिंग, सरुतरु और मरकडोला।
अब मैं जो बार बार रिपीट करके इन्हें बोलती हूँ, मैं इसलिए बोलती हूँ कि आपको याद हो जाए, इसलिए मैं बार बार रिपीट करती रहती हूँ जो मेन पॉइंट्स होते हैं। आसाम में उपकरणों के निर्माण में शेल, क्वार्टजाइट तथा बलुआ पत्थरों का उपयोग किया जाता था। आसाम में, कहाँ पर? आसाम में जो उपकरण मिले हैं वहां के उपकरणों में शेल, क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थरों का उपयोग किया जाता था। यहाँ प्रचलित नवपाषाणकालीन स्थानांतरित खेती या झूम कृषि आज भी दिखाई देती है। नवपाषाणकालीन से ही झूम खेती की शुरुआत हो चुकी थी। ये भी बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ है कि झूम खेती की शुरुआत हमें कहाँ से देखने को मिलती है? हमें नवपाषाण काल से देखने को मिलती है। स्थानांतरित खेती एवं या झूम खेती। नवपाषाण कालीन विशेष तथ्य हैं। धान के अलावा मेहगड़ा में जौ की खेती का साक्ष्य भी मिला है। मेहगड़ा से धान के अलावा जौ की खेती भी मिली है। मेहगड़ा में एक पशुबाड़ा भी मिला है। पशुबाड़ा क्या होता है? जहाँ पर पशु पाले जाते हैं। तो हमें कहाँ से मिला है? मेहगड़ा से। पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल में प्रमुख अंतर देखते हैं, जिससे आपके माइंड में अच्छे से फीड हो जाए कि पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल में अंतर क्या है। पुरापाषाण काल जो नवपाषाण काल से पहले का जो टाइम पीरियड था उसे पुरापाषाण काल कहा गया है, और इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से अपने पार्ट 1 में समझाया है, जो पाषाण काल का पार्ट 1 है, तो आप उसे देखिएगा जरूर। तो आज हम यहाँ पे उनके डिफरेंस देखते हैं। पुरापाषाण काल ये है, नवपाषाण काल हमारा ये है। पुरापाषाण काल में औजार कैसे थे? भद्दे थे, खुरदरे थे। भद्दे और खुरदरे थे। नवपाषाण काल में कैसे थे औजार? सुडौल, सुंदर, चिकने, नुकीले, धारदार, पॉलिशदार। नवपाषाण काल में इस टाइप के थे। फिर आते हैं पुरापाषाण काल पर। पुरापाषाण काल में प्रमुख औजार व हथियार क्या थे? हथौड़ा, नुकीला डंडा और मूसल। हथौड़ा भी बड़ा हैवी सा कुछ बना लेते थे वो, नुकीला डंडा बना लिया शिकार करने के लिए, मूसल बना लिया, इस टाइप के थे। लेकिन जब नवपाषाण काल आया तो वहां के प्रमुख औजार क्या थे? कुल्हाड़ी, हसिया, गंडासा, तीर, कमान, छुरी, क्योंकि वो शिकार करते थे तीर कमान से। हसिया से क्या करते थे? खेती। गंडासा ये सब खेती वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होने लगे थे। मनुष्य खाना संग्रह करने लगा, वह शिकारी खाना बदोश जीवन जीता था पुरापाषाण काल में। लेकिन इसमें क्या हुआ? नवपाषाण काल में स्थायी जीवन जीने लगा, कृषि की शुरुआत हुई। यहाँ पर पहिए का आविष्कार हो गया था, जिसकी वजह से चाक की शुरुआत हुई। पुरापाषाण काल में चित्रकला का विकास हो चुका था, लेकिन नवपाषाण काल में चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला का भी विकास हो चुका था। तो कितना अब ऐसे डिफरेंस देख के आपके दिमाग में और अच्छे से फीड हो गया होगा कि इनमें अंतर क्या है। पुराने टाइम में कितना विकसित हुआ था मनुष्य और न्यू पीरियड में कितना विकसित हुआ है। ओके, आज हमारे पास नवपाषाण काल के बारे में इतनी जानकारी थी, और ये मेरे ख्याल से इनफ होगी, क्योंकि मैंने जितनी भी मुझे इम्पोर्टेंट लगी मेरे सारे नोट्सों में से मैंने सब निकाल के अपनी पीपीटी में डाली, और आपको अच्छे से मैंने इसको समझाया भी है अपने बिहाफ से। अब आप इसे बहुत अच्छे से सुनिएगा और पीपीटी को पूरा अच्छे से पढ़िएगा, और उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा माइंड में कि नवपाषाण काल में मनुष्य ने कैसे विकास कर चुका था। वो कैसे उसे कपड़े का ज्ञान हो चुका था, उसे कृषि का ज्ञान हो चुका था, स्थायी जीवन का ज्ञान हो चुका था। दैट्स ऑल। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार देते रहिए, और डेली मेरी क्लासेस से कनेक्ट रहिए। डे बाय डे मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आती रहूँगी, ताकि आपकी नॉलेज बढ़ सके। ओके, टेक केयर, बाय बाय।